हम्म चलिए भैया, स्टार्ट। अरे स्क्रीन तो दिख नहीं रही है, ये क्या हो गया? मुझे क्यों दिख रही है? सिर्फ मुझे ही दिख रही है। हम्म देखिए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ जी, तो मेरा ये डाउट था आप लोग से कि ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला ग्राफ है, तो ए की वैल्यू अगर मैं माइनस बोलूं, नेगेटिव, लेस देन जीरो, तो उसके लिए ग्राफ कौन सा होता था? खैर आप लोग को इतनी पुरानी बात याद नहीं होगी। मैंने बताया था ए लेस देन जीरो वाला जो है वो हमारे उसमें नहीं है, सिलेबस में। तो ए लेस देन जीरो वाली चीज हमें पढ़ना ही नहीं रहती है। तो जब भी बेस ना ग्रेटर देन जीरो होना तो वही क्वेश्चन ही आपको आएंगे, क्योंकि ए लेस देन जीरो ना लॉ अलाउ नहीं करता था। इसलिए हमारे सिलेबस में केवल ए ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन है। तो ये इसका ग्राफ होता था। तो एक्सपोनेंशियल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे इसका डोमेन होता है पूरा रियल नंबर, और इसका, यार ये दिख क्यों नहीं रहा है आप लोग को? कुछ भी मुंह नहीं दिख रहा है ना। मोबाइल डेटा का यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हाँ जी, तो देखो x बिलोंग्स टू रियल, मतलब इसका डोमेन पूरा रियल नंबर रहता है, और इसका रेंज जो होता था वो जीरो से इन्फिनिटी। तो ये इसका ग्राफ रहता था, इस टाइप का लुक रहता है। अब यही एक्सपोनेंशियल में अगर मैं फिक्स कर दूं कि a की वैल्यू जो है वो e के इक्वल है, वेयर e इज नेपियर्स कांस्टेंट, तो आपको पता है फिर वो व्हाइट कलर का जो डायग्राम मैंने बनाया ना वो बन जाएगा। अगर ए को मैं ई ले लूं तो एक्सपोनेंशियल सिर्फ e टू द पावर x नहीं होते हैं, एक्सपोनेंशियल ये भी होते हैं, ए टू द पावर x। अगर मैं a की जगह e ले लेता हूं तो इस टाइप का लुक बन जाएगा, ये ऐसा, ये रहेगा हमारा इसका ग्राफ। तो चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये इस टाइप का ग्राफ होता है। अब इन लोग का क्या, इन लोग को ना दो तीन कर्व के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है इस चैप्टर में। तो इसलिए सबके स्टैंडर्ड ग्राफ्स आने चाहिए, क्योंकि विदाउट ड्राइंग ग्राफ आप ये क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे, इसके बहुत टफ पड़ जाते हैं। इजी क्वेश्चन तो बन जाएंगे, जो दो दो तीन तीन कर्व्स को मिल के बनाए जाते हैं ना क्वेश्चंस, वो नहीं बन पाते फिर। चलो फोर्थ ग्राफ में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, वो है क्वाड्रेटिक ग्राफ। तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। क्वाड्रेटिक ग्राफ्स है ना ये, कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसका मैं जल्दी से वो आपको टेक्निक बता दूं कि आपको याद होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो कैपिटल ए है। अगर कैपिटल ए, पहली बात क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोला होते हैं, जैसा आप सबको याद है। पैराबोला कुछ इस टाइप का लुक रहता है, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो राइट हैंडेड, या तो लेफ्ट हैंडेड, ऐसे। ये चार पैराबोला इस टाइप के लुक देते हैं पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड। अभी फिलहाल जो मैंने क्वाड्रेटिक दिया है ना आपको इस कंडीशन पे, वो एक्स पे क्वाड्रेटिक है। जब भी एक्स पे क्वाड्रेटिक आता है तो या तो वो अपवर्ड पैराबोला बनता है या तो डाउनवर्ड। लेकिन अगर वो वाई पे क्वाड्रेटिक आ जाता है तो फिर वो राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड दोनों आते हैं। वो भी आएंगे, अभी सब आते जाएंगे, मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। सिर्फ हम लोग दो फॉर्मेट समझते हैं यहाँ पर, वो है अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला। उससे आप अपने आप राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला अपने आप समझ जाओ। फिलहाल अपन आते हैं यहाँ पर कि एक्स पे क्वाड्रेटिक है, इसलिए अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब अपवर्ड, उसका माउथ, पैराबोला का माउथ तो जो है वो ऊपर रहेगा कि नीचे, ये डिसाइड करने का काम करता है कैपिटल ए। अगर कैपिटल ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो है, तो माउथ ऑफ पैराबोला विल बी अपवर्ड। माउथ ऑफ द पैराबोला विल बी अपवर्ड, मतलब ग्राफ का लुक कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर ए लेस देन जीरो है तो माउथ ऑफ द पैराबोला विल बी डाउनवर्ड। तो माउथ जो रहेगा पैराबोला का वो डाउनवर्ड बनेगा। पहली ये चीज बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि लुक ऐसा बनेगा। यहाँ पर ग्राफ का लुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तीसरी चीज जो इसमें है वो है, आपको याद होगा वैसे तो फॉर्मूला होता था रूट्स निकालने का फॉर्मूला। तो रूट्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहली बात आपको लुक पता होना चाहिए, ग्राफ का लुक कैसा बनेगा। फिर दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि इसके रूट्स का बिहेवियर कैसा है, रूट्स का नेचर। तो ये जो अंदर वाला कंटेंट है ना स्क्वायर रूट के अंदर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको बोलते थे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो पहली बात रूट्स का मतलब क्या होता था, ग्राफ जब भी बनेगा, जैसा भी अपवर्ड बने या डाउनवर्ड बने,
ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि टच कर रहा है कि नाइदर कट नॉट टच, कौन सी कैटेगरी में है, कि कट कर रहा है कि टच करेगा, कौन सा, जैसे पैराबोला का ग्राफ बनाया मैंने ऐसा, तो इस ग्राफ में आप देखिए मैं ऐसा कुछ बना दिया हूं, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट कर रहा है। तो इस टाइप की चीजें पता लगाने का काम ना डी करता है। बिना ग्राफ बनाए आप पहले ही पता लगा सकते हो कि ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस और विल टच एक्स एक्सिस लाइक दिस, ये ऐसा टच करके चले जाएगा, कि नाइदर कट नॉट टच, कि ऐसा नाइदर कट नॉट टच। तो ये 3 ग्राफ, ये ऐसी अपवर्ड वाली ग्राफ है, वैसी 3 ग्राफ डाउनवर्ड वाली भी बनती है। तो कौन, मतलब बिना ग्राफ बनाए हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसको बताने का तरीका का काम है, मतलब बताने का काम करता है डी। अगर डी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट, ये लिख लेना ना, then graph will cut x axis at 2 different point. If d is greater than 0, then graph will cut x axis at 2 different point. If d is equals to 0, then graph will touch x axis at 1 point. Obviously touch कर रहा है तो एक ही point में करेगा, will touch x axis. और अगर d less than 0 है, then graph will touch x axis. तो ना तो वो कट करेगा ना वो टच करेगा। अगर d लेस देन 0 है तो ग्राफ विल नाइदर कट नॉर टच एक्स एक्सिस ना। तो ये जरूर पता होना चाहिए, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है क्वाड्रेटिक का लॉजिक। फिलहाल अपन एक्स की क्वाड्रेटिक समझ रहे हैं, सेम का सेम लॉजिक वाई प्ले भी है। मतलब कैसा, इफ कोई क्वाड्रेटिक ऐसा रहता है एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू लाइक दिस ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, अगर कोई क्वाड्रेटिक ऐसा रहता है तो सेम लॉजिक है ना, पूरा सब चीज सेम है। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग एक्स के लिए लिखते हैं, सेम फॉर्मूला आपको वाई के लिए लिखना है, सेम, सब चीज सेम है। हाँ बस स्टेटमेंट क्या चेंज हो जाएगा, अगर ए ग्रेटर देन 0 रहा यहाँ पर, अगर ए ग्रेटर देन 0 रहा तो हम बोलेंगे माउथ ऑफ पैराबोला विल बी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बनेगा। और अगर ए लेस देन 0 रहा तो माउथ ऑफ द पैराबोला विल बी लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0, ये बताते हैं कि ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा, कि नाइदर कट नॉट टच वाई एक्सिस। तो पैराबोला कैसे लुक में आ रहा है, एक्स के लुक में आ रहा है कि वाई के लुक में, तो अपन लोग पूरा एक्स के लुक वाला लिख लिए हैं। वाई के लुक में अगर पैराबोला आता है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो इसी को पढ़ के अपन वाई के लिए बना सकते हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस चैप्टर में। फिर क्या, लॉग एक्स, हाँ जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लॉग एक्स का ग्राफ तो खैर बच्चों को याद हो जाता है, अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो लॉग एक्स का ग्राफ होता था एक्सपोनेंशियल का जस्ट उल्टा, तो ये ऐसा रहता है ना इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया वाई गोस टू लॉग एक्स का ग्राफ। ये लॉग एक्स के ग्राफ में ये वाला पॉइंट होता है 1,0, ये एक्स एक्सिस, ये 0, और ये हो गया अपना वाई डैश, हो गया वाई, हो गया एक्स डैश। चलो नेक्स्ट में आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसकी कहानी तो याद होगी सबको, कि जो भी आप इसके एक्स में जो भी इनपुट डालोगे, वो इनपुट नंबर लाइन में देखता है कि वो कहाँ है। अगर वो इंटीजर इनपुट आपने नहीं डाला है तो उसके पीछे जाएगा, पीछे जाके जो पहला इंटीजर टकराएगा वो इसका आउटपुट होता था। तो ये इसका काम है, ये काम है इसका ना, कि अगर आपने इंटीजर इनपुट नहीं डाला है तो नंबर लाइन में देखता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कि मैं कहाँ आता हूँ, जहां भी आता हूँ फिर मैं अपने दुनिया से पीछे जाऊँ, पीछे जाती जो पहला इंटीजर टकराएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट होता है। और अगर आपने इंटीजर ही इनपुट में डाला है, जैसे एग्जाम्पल -5, तो आउटपुट इंटीजर ही होता है। लेकिन अगर आपने सपोज 2.83 डाला है इंटीजर नंबर, तो आउटपुट हो जाएगा 2। लेकिन अगर सपोज आपने 3.18 डाला है, अरे यार ये दिख क्यों नहीं रहा है, मोबाइल डेटा का बहुत दिक्कत है यार। -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, 2.83 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, और 3.18 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता ही है आप लोग को ऑलरेडी, इंटीजर पे आउटपुट वही आता है
और जो डेसिमल नंबर आपने डाला है उसको नंबर लाइन से वो चेक करता है, और चेक करने के बाद पीछे जाके पहला इंटीजर जो टकराता है वो इसका आउटपुट होता है। तो इसका ग्राफ जो बनता था ये स्टेप अप टाइप का बनता था, इसलिए इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। हर इंटीजर वैल्यूज पे ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, हर इंटीजर वैल्यूज पे 0 1 2 3 ऐसी -1 -2 -3 हर इंटीजर वैल्यूज पे ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं ना। तो ये सब 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर इसके बाद जो हम लोग पढ़ते थे फंक्शन चैप्टर में, वो था फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन के दो फॉर्मूले होते हैं। पहली बात एक्चुअली फॉर्मूला ये होता था कि x इक्वल्स टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x। कोई भी नॉर्मल x है, कोई भी x ले लो, जैसे एग्जांपल मैंने x ले लिया 2.83 ही, तो 2.83 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2, और उसका फ्रैक्शनल, उसका डेसिमल वैल्यू होता है 0.83। तो दैट इज द रीजन कि इसका फॉर्मूला x, कोई भी नंबर x के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x में आप उसको लिख सकते हो। तो इसका डायग्राम जो बनता था ऐसा लॉलीपॉप शेप टाइप का बनता था। इसका डोमेन होता था पूरा रियल नंबर, कुछ भी इनपुट डालो सब आउटपुट देगा ये, बट इसका रेंज हमेशा आता है 0 से 1 में, ये ऐसा। तो फ्रैक्शनल एक्स जो होते हैं ना, ये हमेशा अपना नेचर चेंज करते हैं इन लोग। कैसे नेचर चेंज करते हैं? 0 से 1 के बीच में जब भी आप एक्स लोगे 0 से 1 के बीच में, तो ये आउटपुट देता था y इक्वल टू एक्स। अगर आप एक्स लेते हो 1 से 2 के बीच में, तो ये आउटपुट देता था x-1। अगर आप 2 और 3 के बीच में लेते हो, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये रहता है x-3। इसका मतलब होता है कि ये आउटपुट ना इसके हिसाब से देगा। अगर आप x2 से 3 लोगे ना, तो अगर मैंने बोल दिया x इज 2 से 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा x-3। अगर मैंने x बोल दिया कि 0 से 1 है x, क्वेश्चन में ऐसा दूंगा मैं, फ्रैक्शनल x उस समय नेचर दिखाएगा y इक्वल टू x का। और अगर मैं आपको x दे देता हूँ 1 से 2, तो फ्रैक्शनल x उस समय नेचर दिखाता है x-1 का। माय इंटरनेट कनेक्शन इज तो ये डोमेन जो होता था फ्रैक्शनल x जो है फ्रैक्शनल एक्स जो होता है वो अपना आउटपुट जो देता है वो पूरा डेसिमल में देता है, तो इसलिए इसका रेंज जो होता है ना 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। बाकी की डिटेल तो आप फंक्शन चैप्टर में पढ़ लीजिएगा। जब तक हम लोग इसके सेकंड लेक्चर में पहुंचेंगे तब तक आप पढ़ के एक बार और आ सकते हैं। बट मेरा काम ये है कि आपको याद दिलाना कि ये सब फंक्शंस का यूज होने वाला है। जरूरी नहीं है सबका यूज हो, बट अपने को पूरे फंक्शंस के ग्राफ याद होने चाहिए। नेक्स्ट, अब बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, तो ये सब के भी ग्राफ अपने को पूरे एकदम अच्छे से रटे हुए होना चाहिए। सब चीज पता होना चाहिए, 0 से पाई में किसका लुक कैसा होगा, 0 से पाई/2 में मतलब हर चीज, हर लुक पता होना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक का। तो इतने ग्राफ्स अगर आपको आते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे इस चैप्टर में। चलिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड एरिया कवर्ड बाय द रीजन y इक्वल्स टू 9 - x² एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एरिया जब भी निकालने बोला जाएगा ना, तो वो हर तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए, हर तरफ से बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड। एग्जाम्पल, अगर कोई ग्राफ है कैसा, चलो मैं इसी का ग्राफ बनाता हूँ। चलो, फाइंड एरिया कवर्ड बाय द रीजन y इक्वल्स टू -9 - x²। अरे ये तो वही है, पैराबोला ही है। लो जी, पहले ही क्वेश्चन यहीं से चालू हो गया। और आप देख पा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, -1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -1, हेंस ये पैराबोला का जो ग्राफ बनेगा उसका माउथ डाउनवर्ड बनेगा, माउथ डाउनवर्ड बनेगा ना। और आपको पता है इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? फॉर फाइंडिंग रूट्स, y को आप 0 दे दीजिए। जब भी आपको रूट्स निकालना रहता है ना, y को आप 0 दे दो, तो y की वैल्यू 0 दोगे ना तो आपको रूट्स मिल जाएंगे। y को 0 दे दिया तो 9 - x², तो x की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो इसका जो भी ग्राफ रहेगा पैराबोला टाइप का रहेगा पहली बात तो इसका जो भी ग्राफ है वो -3, एक्स एक्सिस को -3 और +3 में कट करेगा, लाइक दिस, कुछ ऐसा ग्राफ मैं बना देता हूँ। तो एक्स एक्सिस को माइनस और डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि x² के सामने का कंटेंट माइनस में, तो इसलिए इसका ग्राफ डाउनवर्ड रहेगा। अच्छा, अब दूसरी चीज,
यहाँ पर क्या बोला गया है, साफ साफ बोला गया है, फाइंड एरिया कवर्ड बाय द रीजन, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस ग्राफ, ये ग्राफ ये सब ने मिलके, तो ये एरिया निकालना है आपको। तो देखो ये हर तरफ से कवर्ड है, ठीक है, आपको ये एरिया के बारे में नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि ये हर तरफ से कवर्ड नहीं, नीचे जाके पूरा ओपन हो रहा है। ये एरिया के बारे में भी नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि ये भी पूरा नीचे से कवर्ड नहीं है, पूरा नीचे तक जा रहा है। तो ये सब एरिया नहीं, आपको सिर्फ एरिया पूछा गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इसका अरे मतलब 18 है क्या क्या है आंसर? 18। कि हाँ जी सही है पार्थम आपका आंसर। तो ये हो गया 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब ये कर्व कौन था हमारा, कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, तो एरिया मैं कैसे निकालूंगा, y इक्वल टू एफ एक्स, या एफ एक्स की जगह आप लिख दीजिए y डॉट डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहा हूं मैं, फ्रॉम x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 3 तक। तो अब आप एरिया इज इक्वल टू 0 से 3, y की जगह डाल दीजिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा लिखोगे एरिया 0 से 3 y डी एक्स, ठीक है। y मतलब होता है एफ एक्स डी, तो एफ एक्स की जगह आप लिख दीजिए y, और y की जगह आप लिख दीजिए जो क्वेश्चन में आपको दिया 9 माइनस एक्स, बस इसका एरिया निकालो। देखना हो नेगेटिव आएगा ही नहीं क्योंकि जो रीजन मैंने सेलेक्ट किया है ना, वो जो क्वेश्चन ने सेलेक्ट करके दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर का रीजन, एक्स एक्सिस के नीचे का होता ना तो अपने आप ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका होता है टेकिंग मॉड, फिर हम लोग मॉड लेके सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिएगा आंसर आएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ही क्वाड्रेटिक से चालू हो गया, दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ और है यहाँ पर, फाइंड लार्जर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू, देखो दूसरा भी क्वाड्रेटिक है और x पे क्वाड्रेटिक है। लार्जर एरिया बाउंडेड, ध्यान देना है वर्ड में, बाउंडेड मतलब हर तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए, किसी भी एक तरफ से ओपन नहीं दिखना चाहिए। तो फाइंड लार्जर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ना आप इस कर्व का रूट निकाल लो, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग रूट पुट y इक्वल्स टू 0, फॉर फाइंडिंग रूट्स पुट y इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको दिख ही रहा है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस है, इसका मतलब पैराबोला का जो माउथ रहेगा वो नीचे तरफ बनेगा, बट वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं, टच कर रहा है कि नहीं, वो सब पता लगाने के लिए मैंने y को 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पर रफली सॉल्व कर लेता हूँ मैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसकी वैल्यू 0 ले लिया मैंने, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आप इसको फैक्टराइज करना तो x की वैल्यू 4 और एक x की वैल्यू आएगी -1, आप करके देखिए, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -1, इसका मतलब ये है कि हाँ भैया ये एक पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा, बट इसका माउथ भी जो रहेगा वो डाउनवर्ड ही रहेगा, ये भी पता है हमें तो ये पैराबोला बनेगा, इसका बेहतरीन चीज चल गई है हमें कि इसके 2 रूट है और वो दोनों रूट, एक रूट का नाम है 4 और एक रूट का नाम है माइनस, कुछ वो ये ऐसा माउथ डाउनवर्ड, थोड़ा स्लो चल रहा है ना, हाँ जी बन गया। तो देखो माउथ डाउनवर्ड है और ये टाइप का ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये पता चल चुका है हमने को कि ये -1 है एक्स की वैल्यू और ये 4 है। तो अब ना मुझे बताना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से इस कर्व ने कितना एरिया कवर किया है, मतलब वो लार्जर एरिया, लार्जर क्यों बोला गया पता है, ये देखो ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, वाई है डैश, और ये ऊपर वाला वाई है और ये एक्स है, तो ये दोनों ने मिलके एक ये वाला एरिया बनाया हुआ है, आपको दिख रहा है बहुत क्लैरिटी से। और ये दोनों ने मिलके एक्स और वाई और कर्व ने मिलके एक एरिया ये भी बनाया हुआ है, ये देखो ये भी तो दिख रहा है हमें। अब बाउंडेड बोला है इसलिए ये दोनों ही एरिया को देख रहे हैं, मैं नीचे वाले को नहीं ले रहा हूँ, ये नीचे वाले को नहीं लेना है क्योंकि वो नीचे से खुला हुआ है, और ये वाला एरिया भी नहीं लेना है क्योंकि ये भी नीचे से ओपन है। बाउंडेड मतलब हर तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए। तो येलो और व्हाइट में क्लैरिटी से दिख रहा है कि व्हाइट रीजन इज लार्जर डेंसर देन येलो रीजन, तो हमें लार्जर वाला एरिया चाहिए ना, तो येलो वाले रीजन को नहीं निकालेंगे हम लोग निकालेंगे एरिया कवर्ड बाय दिस रीजन, एरिया कवर्ड बाय वाई डी एक्स फ्रॉम 0 से 4 तक, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक ली है 0 से 4 तक,
तो 0 से 4 तक आप y dx को इंटीग्रेट कर लो, तो y की वैल्यू आपके पास 4 + 3x - x²। तो इसको पुट करके देख लेना क्या आता है। एक्चुअली हम लोग एरिया का फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं ना, एरिया इज इक्वल टू x इक्वल टू a से b fx dx। तो fx और y का मतलब एक ही तो होता है, तो fx की जगह मैं लिख देता हूँ y dx। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सर है। 81/5 है क्या? 81/5? हाँ, ये टॉपिक के लिए तो मैं वेट कर रहा था। देखिए नेक्स्ट नोट है, नोट इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ वही लिखा हुआ है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन की वैल्यू जो एक्स एक्सिस के बिलो रहती थी ना, वो अपने आप नेगेटिव आती थी। लेकिन एरिया अंडर द कर्व में आपसे हमेशा पूछा जाएगा फाइंड एरिया। तो जब भी एरिया पूछा जा रहा है और ग्राफ एक्स एक्सिस के अगर कोई नीचे है, तो उसका एरिया निकालते समय आप क्या करेंगे, पहले तो इंटीग्रेशन लिखोगे a से b fx dx, फिर उसका मॉड लेना है। क्योंकि आपको क्लियर कट पता है, ग्राफ जब आप बनाओगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन को थोड़ी पता है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव चाहिए कि पॉजिटिव, वो तो एरिया को पता है ना कि उसको वैल्यू हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सिंबल के सामने मॉड का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है इन डेफिनेट इंटीग्रेशन द इंटीग्रेशन सॉरी but area below x-axis is always taken as positive. So for finding area below x-axis, we take the कटरी है। एक सेकंड, एक सेकंड को मैं वो करता हूँ। पार्थ अब क्लियर है कि वॉइस? यस सर। चलो बधाइयाँ, वाईफाई आ गया है, इसकी बधाइयाँ। क्लियर है सर, क्लियर एकदम। क्लियर है, अब स्क्रीन भी सही दिखेगा एकदम सही टाइमिंग पे। चलो तो ये हाँ जी, तो मैं इतनी सी बस बातें बता रहा था कि जब भी इनडेफिनेट एरिया की बातचीत करेंगे हम लोग, तो डायग्राम आपको बहुत क्लैरिटी से बनाना है। डायग्राम बनाते ही आपको मॉड ले लेना है अगर डायग्राम एक्स एक्सिस से नीचे है। तो मैं एक बार दूसरा पॉइंट भी बता देता हूँ, या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, ये आराम से लिखते रहना, टाइम ऑलरेडी आज थोड़ा वेस्ट हो रहा है इसमें। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर अब मैं आपको इसी का कंक्लूजन बताऊं, जो पिछला टॉपिक पढ़े हैं समझे, उसी का कंक्लूजन हम लोग पॉइंट नंबर 2 में देखना चाहते हैं। तो देखो मैंने एक ग्राफ बनाया ग्रीन कलर का, y इक्वल्स टू fx। ये वाला पॉइंट आप लोग लिख लेना, ये x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक मेरे को एरिया निकालना है। तो मैंने जब ग्राफ बनाया तो मैंने देखा इसका कुछ एरिया x एक्सिस के नीचे आ रहा है और कुछ एरिया x एक्सिस के ऊपर। तो सबसे पहला काम मैं करूंगा कि मैं fx का रूट निकालूंगा। fx का रूट सपोज x इक्वल्स टू c पॉइंट पे रूट आ गया, सबसे पहला काम ये करना है। तो हम लोग फिर इसका एरिया कैसे निकालेंगे पता है आपको? इसका एरिया निकालने के लिए ना, ये देखो ये x इक्वल्स टू a पॉइंट है, तो a से c तक ये fx का मैं इंटीग्रेशन करूंगा। कैसे? मॉड लगा के, क्योंकि नेगेटिव है, एरिया के नेवर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। प्लस फिर ब्रेक कर करके ना, फिर c से b तक fx dx का इंटीग्रेशन। और ये ग्राफ में दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हम लोग को इसीलिए ग्राफ बनाना आना चाहिए। यही तो कारण है कि ग्राफ पता होना चाहिए, नहीं तो ये चैप्टर बहुत तकलीफ देता है ना। तो a से c में fx dx का इंटीग्रेशन मॉड के साथ करेंगे हम लोग, और फिर c से b में, b से c मत लिख देना ना, c से b में, ये x इक्वल्स टू b पॉइंट है, तो c से b में हम लोग fx dx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx ही करेंगे, बट c से b में मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड करेंगे तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो एरिया की वैल्यू ना फिर पता है आपको कम आएगी, अगर आपको ये नहीं पता है तो मॉड लगाने वाला लॉजिक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा और भी है। समटाइम्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज वेरी यूजफुल। एग्जैक्टली मैं बोल ही रहा था आपको, या तो हम लोग x एक्सिस के रेफरेंस में इंटीग्रेशन निकालेंगे कई बार, या कई बार y एक्सिस के रेफरेंस में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समटाइम्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज वेरी यूजफुल। उसमें उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बनाते हैं। कैसे, ये देखो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू x में ना मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बनाया था। तो विद रिस्पेक्ट टू ये आप बोलो क्या बोलना चाहिए, वाई एक्सिस अगर आप देखोगे तो मैंने ये जैसे ये ले लिया है, देखो ये मैंने ये y इक्वल्स टू ए पॉइंट और y इक्वल्स टू बी पॉइंट ले लिया। तो y इक्वल्स टू ए से b का मुझे एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाऊंगा और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाऊंगा छोटे छोटे से, क्योंकि मुझे dy लेंथ का चाहिए dy। तो ये छोटे छोटे से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, तो इस केस में ना हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके सॉल्व करेंगे। तो ये dy विड्थ है इसकी। तो इस केस में क्या होता है, जो फंक्शन दिया रहता है ना, ये एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नहीं दिया रहेगा। ये थोड़ा पकड़ना रहेगा कि कोई एक्स इक्वल्स टू वाई के टर्म्स में दिया हुआ है क्या कोई फंक्शन। तो इस केस में एरिया कैसे निकालोगे आप, एफ ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई फ्रॉम ए टू बी, वाई की वैल्यू ए से बी तक, और एफ ऑफ वाई को आप लोग क्या लिख दोगे फिर, एफ ऑफ वाई को एक्स डी वाई, एक्स के टर्म में ना, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में दी होगी क्वेश्चन में। तो ये कोई बता के नहीं आएगा क्वेश्चन, आपको थोड़ा आपको पकड़ना रहेगा कि विद रिस्पेक्ट टू वाई करूं मैं इंटीग्रेट कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो कैसे पकड़ोगे, पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये, अगर x दिया हुआ है, सॉरी अगर पूरा y दिया हुआ है x के टर्म में, तो आप समझ जाइए कि आपको विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो और ज्यादा फील आ जाएगा उससे। तो यहाँ पर मैंने कर्व लिया था y इक्वल्स टू एफ एक्स, सॉरी x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। तो ये कर्व ना में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स की मदद से y इक्वल्स टू ए से y इक्वल्स टू बी तक का अगर मुझे एरिया चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स के थ्रू ए से बी एफ ऑफ वाई डी वाई इंटीग्रेट करेंगे, एफ ऑफ वाई को हम लिख देंगे बाद में x। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इतना लिख लेना ना पहले। सर स्लाइड नहीं चेंज हुई है। हाँ हाँ, यहाँ क्या लिखा है, ये तो वही उसी का कंटिन्यूएशन। सो समटाइम्स वी यूज्ड टू फाइंड एरिया आइदर बाय वर्टिकल स्ट्रिप्स, वर्टिकल स्ट्रिप्स में विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखो पहला क्वेश्चन, इससे पकड़ना है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है कि विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। इफ द कर्व इज x इक्वल्स टू 2y माइनस वाई स्क्वायर, तो x क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ वाई टाइप का दिया हुआ है ना। तो इसमें हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है ये, एफ ऑफ वाई दिया हुआ है 2y माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर के सामने का जो कोएफिशिएंट है वो लेस देन 0 है, तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा। ये अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं बनेगा, लेफ्ट हैंडेड बनेगा, क्योंकि y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है। अब इसके रूट्स निकालता हूं मैं। ये सब ना आपको वहीं पर एग्जाम हॉल में पूरा एक एक चीज, बोर्ड लेवल में तो पूरा एक एक चीज करके आना है। फॉर फाइंडिंग रूट्स हम लोग यहाँ पर x को 0 पुट कर देंगे, तो 2y माइनस वाई स्क्वायर 0, तो यहाँ से y की दो वैल्यू मिल जाएगी 0 × 2। तो ये आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। और y इक्वल्स टू 0 और 2 से होते हुए जा रहा है, उसके वो रूट्स है। तो कुछ ये इस टाइप का डायग्राम दिख रहा है मुझे, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, और ये y इक्वल्स टू 0 और ये y इक्वल्स टू 2। इसको सिर्फ 2 लिख देता हूँ, अंडरस्टूड है, y की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो आपको क्या पता लगाना है, देन फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विद y एक्सिस। ये देखो y एक्सिस के साथ ये वाला एरिया बाउंड कर रहा है, देखो ये ऐसा। तो एरिया आप निकालोगे एक्स डी वाई का, विथ रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है, तो यहाँ पर x की जगह आप पुट कर देंगे 2y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। बस अब आप इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालोगे और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे, दैट्स इट। 2y स्क्वायर बाय 2, 2 2 कटेगा, y क्यूब बाय 3, 2 2 कटा,
तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 8/3। 4 - 8/3 is 4/3। देखो तो 4/3 आ रहा है। आर्ची का भी आ गया। तो ना आपको इस तरीके से पकड़ना है ना, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और क्या फंक्शन दिया हुआ है। बस ऐसे थोड़ा सा आपको बस इस चैप्टर में यही ऑब्जर्वेशन करना है, और एक ही ऑब्जर्वेशन करना है इस चैप्टर में, ये वाला, कि कोई फंक्शन का ग्राफ कुछ टुकड़ा नीचे तो नहीं आ रहा एक्स एक्सिस के। तो अगर आ रहा है तो उतने पार्ट को आप मॉड लेके सॉल्व करेंगे और बाकी पार्ट को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू ln x, x एक्सिस x इक्वल्स टू 1/x इक्वल्स टू e। ये चार लोग मिलके कितना एरिया बाउंड कर रहे हैं। y इक्वल्स टू ln x मतलब y x के टर्म में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन है, y इक्वल्स टू ln x एक फंक्शन है हमारा। फिर x एक्सिस x इक्वल्स टू 1/e, ओ सॉरी, स्क्रीन गायब हो गई। इक्वल्स टू 1/e और x इक्वल्स टू e। तो ये तीनों मिलके कितना एरिया बाउंड कर रहे हैं, ये चारों मिलके। जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। आप ना y इक्वल्स टू ln x पहले तो बनाओगे, जिसकी जरूरत नहीं है रहने दो। थोड़ा सा ग्राफ ऐसा बनाते हैं, y इक्वल्स टू ln x ना, थोड़ा सा ऐसा बैंड बनाता हूँ ताकि आपको बहुत क्लैरिटी से डायग्राम समझ में आए। फिर तो ये ये ऐसा तो बना, x इक्वल टू ln y का है क्या? नहीं ये तो y इक्वल्स टू ln x ही ना। तो यही है क्या? अभी तो मैंने डिवीजन करवा रहा था, log x का ग्राफ ऐसे ही रहता है। अब x इक्वल्स टू e, आपको पता है e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग। तो ये वाला पॉइंट आप सबको पता होगा, ये वाला पॉइंट होता है 1,0, log 1 0 होता है। तो मैं आपको बोला भी था कि सबसे पहले रूट पता लगाना रहेगा। पता लगाने के बाद अब x इक्वल्स टू e 1 के आगे ही रहेगा, x इक्वल्स टू e तो 1 के आगे, और 1/e जस्ट 1 के पीछे होगा। क्यों? क्योंकि e की वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग, तो 1/2 पॉइंट समथिंग इज लेस देन 1। सॉल्व करके देख सकते हो आप, लेस देन 1 आएगा। तो 1/, यहाँ पर कहीं पर होगा, कहीं पर भी बना सकते हो आप। तो ये हो गया हमारा 1/। तो मुझे इतना एरिया पता लगाना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया और यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया पूरा। ये x इक्वल्स टू 1/e है और ये x इक्वल्स टू e है। मतलब ये 1/e वाला पॉइंट x का और ये e वाला पॉइंट, तो इसका एरिया निकालना है। अभी आपको ये टेक्निक बताया मैंने, 1/e से 1 तक ln x को इंटीग्रेट करो मॉड लगा के। किसका किसका एरिया निकालना था ऐसे, एरिया बाउंडेड बाय ln x, हाँ जी। फिर x एक्सिस ये रहा, फिर x इक्वल्स टू 1/, ये रहा, और x इक्वल्स टू, ये चारों ने मिलके कितना एरिया कवर किया है। हाँ तो सही, तो रीजन अपन लोग ने हाईलाइट किया, सही है। तो एरिया के टाइम में आप ऐसा लिख दोगे 1/e से 1 तक, 1 तक ln x का एरिया, बट इसके साथ आप लगा दोगे मॉड, ये ऐसा। फिर प्लस इंटीग्रेशन ln x dx, और ये कैसा 1 से लेकर e तक। अब मैं आपको उस समय भी बोला था log x का इंटीग्रेशन याद रख लो। उस दिन ओम पूछा भी था रिवीजन में कि बताइए वापस से। 1 - x log x। 1 x माइनस, ln x प्लस x। हाँ हाँ गलत, log x का इंटीग्रेशन अभी तक गलत बताया आप लोगों सर x ln x प्लस x तो बोला, ने। माइनस x, x होता है क्या? हाँ जी, सर फॉर्मूला प्लस होता होता है है x, क्या? नहीं पार्थम नहीं, log x का अभी भी इंटीग्रेशन होता है x ln x -1, ये इसका इंटीग्रेशन है। अभी ठीक है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। इसमें फिर एक बार आप अपर लिमिट पुट करो 1, एक बार लोअर लिमिट पुट करो 1/, और मॉड के अंदर ही सॉल्व करना उसको। वो पक्का नेगेटिव आएगा तो मॉड उसको पॉजिटिव करके देगा।
So 1. 1 आ रहा है, एक मिनट यार करना पड़ेगा फिर तो। ये हो गया अपना 1/e से 1 ऐसा, और इसमें भी x ln x -1, और यहाँ था हमारे पास 1 से e। यहाँ पर बस दो पिलर साथ में चल रहे हैं वो मॉड वाले। चलो एक बार मैं मॉड के अंदर में पुट कर दूं 1 को, x की जगह 1, तो 1 पुट करने पे log 1 0 हो जाता है, तो ये पूरा कंटेंट 0 हो गया। अब एक बार आप पुट कर दो 1/e, x की जगह 1/e। 1/e कैसे 1/e? 1/e कैसे मतलब? अच्छा आंसर, हाँ, आंसर तो निकालना ही पड़ेगा, आंसर तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये हो जाएगा x की जगह e, और यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा ln1 -1। ln1 तो 0 होता है, तो ये लिखने की जरूरत ऐसे भी नहीं थी, ये 0 हो गया पूरा। नहीं नहीं, लिखने की जरूरत है, हाँ जरूरत है, तो फिर यहाँ पर भी जरूरत होगी। हाँ जी, तो यहाँ पर भी गड़बड़ है क्योंकि मैं x की जगह 1 डाल रहा हूँ ना, तो x की जगह 1 डाला मैंने, तो ये हो जाएगा log 1 -1, ये ऐसा। तो log 1 0 होता है, लेकिन बाकी लोग 0 थोड़ी हो रहे हैं। तो मॉड के अंदर में 1 × -1 इज -1 अच्छा आपको पता है log e 1 होता है, तो log 1/e -1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 -1, दो -1 है यहाँ पर मॉड के अंदर, प्लस e, log e मैंने आपको बताया 1 होता है, तो 1 -1 0, तो ये पूरा खत्म हो गया 0। और यहाँ पर देखता हूँ मैं -1 -1, ये हो गया +2। अब देखो तो क्या आ रहा है आप लोग का, राज आओ बेटा 20 से। सर -1 × -1 है, +1 होगा ना, सिर्फ 2 कैसे आ गया? कहाँ पर? हाँ सही बात है, ये तो +1 रहेगा, एकदम सही है, क्योंकि 0 हो गया। हाँ सर, क्या बात, क्या क्या बात। क्या सर? तो और कुछ आ रहा है क्या यहाँ पर? नहीं ना, ये हो गया 1। तो मॉड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने का ना, तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेगा? मॉड है यहाँ पर, ब्लू कलर से ही बनाते हैं। देखो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेगा, आप क्या करेंगे, मॉड के अंदर में ना माइनस कॉमन निकालोगे, तो ये हो जाएगा 1 -2/e, और ये हो जाएगा +1। अब ये नेगेटिव को मॉड डाइजेस्ट कर लेगा, तो सिर्फ बचेगा 1 -2/e +1। तो फाइनल आंसर इज 2 × 1 -1/e, ये इसका फाइनल आंसर। मॉड का यूज करना जरूरी था, नहीं तो वो गड़बड़ कर देता। और ये ना मॉड आ रहा था यहाँ पर, तो इतना पता है कि अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, बट वो नेगेटिव इतनी दिख नहीं रही है, तो मैंने माइनस को जानबूझ के बाहर निकाल दिया। माइनस को बाहर निकाला तो ये हो गया माइनस बाहर, तो 1 -2/e, फिर वो माइनस को मॉड डाइजेस्ट कर लेगा, तो ये हो गया 1 -2/e, और बाद में +1 तो ही, तो फाइनल आंसर इज 2 × ब्रैकेट में 1 -1/e, ये फाइनल आंसर है ना इसका। ओम आपका क्लियर हो गया क्या, जो गड़बड़ कर रहे थे आप? If b is greater than a is greater than 1, then area enclosed by the curve y equals to ln x, y axis y equals to ln a, y equals to ln b। पहले आप ये लॉजिक समझिए कि ये, एक सेकंड ना, एक सेकंड, स्क्रीन जाएगी अभी, फिर आएगी, लो आ गई। तो ऐसा क्यों है कि सॉरी, किसके रेफरेंस में मुझे इंटीग्रेट करना है, क्या डायग्राम है, ये सब आपको सोचना है, कौन वेरिएबल है। तो if b is greater than a is greater than 1, then area enclosed by the curve y equals to ln x, y axis y equals to ln a, and y equals to ln b। मस्त क्वेश्चन है सर, हो जाएगा पर। हम्म, पहली बात तो ये सॉल्व करो आप लोग, मैं सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ अभी। पहली बात मैं इनइक्वालिटी का लॉजिक बताता हूँ। इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x ग्रेटर देन y है, और अगर log का बेस ग्रेटर देन 1 है, ये log का बेस है ना a,
तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी में लॉग ले लेता हूँ बेस ए का, तो आपको पता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं चेंज होता है। बी माइनस ए या बी माइनस आंसर? क्या बात है पार्थम, बधाई हो, बहुत जल्दी निकाल लिया। यार तो 2 लाइन का तो है, बहुत बढ़िया। शुरुआत ही खत्म। अगर बेस ना लेस देन 1 होता है ना, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अगर आप दोनों तरफ लॉग लेते हो बेस ए का, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। जिनको ये टॉपिक नहीं पता ना, ये वाली चीज, वो ये जरूर लिख के रखना। अगर x ग्रेटर देन y है और बेस आप a ग्रेटर देन 1 लगते हो और दोनों तरफ आप लॉग अटैच कर देते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है। और अगर बेस को लेस देन 1 लेते हो और दोनों तरफ आप लॉग अटैच करते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लॉग है और लॉग भी दिया हुआ है। तो कॉमन सेंस कहता है ये, मैं नहीं, कॉमन सेंस कि a और b कांस्टेंट है। यहाँ से भी इंफॉर्मेशन दिख रहा है, b ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 1 है। ये नहीं पता वैल्यू क्या है, बट कांस्टेंट है। तो इफ b इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन 1, तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग लू ln, तो उसका बेस क्या रहेगा, e का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो ऑब्वियसली लॉग b इज ग्रेटर देन लॉग a हो जाएगा, इज ग्रेटर देन लॉग 1। लॉग 1 होता है 0, तो log 1 0 होता है, तो log 1 से ऊपर रहेगा log a और log b। log 1 0 होता है, तो 0 से ऊपर, 0 से पॉजिटिव, मतलब एज कंपेयर टू 0 log b एंड log a आर पॉजिटिव नंबर्स। यही बताना चाह रहा है ये टॉपिक। तो अब मैं इसका ना ग्राफ बनाता हूँ। तो मुझे y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। लेकिन इस बार एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। यही तो सबसे जबरदस्त चीज है इसमें, कि विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस बताना है। और यहाँ पर y के लिए भी बातें की गई है, y इक्वल्स टू ln a और y इक्वल्स टू ln b। तो जो भी है a और b तो कांस्टेंट ही है ना। तो अगर a और b कांस्टेंट है, तो सबसे पहले तो चलो मैं log x का ग्राफ बना लूं। ठीक है, ये हो गया मेरा log x का ग्राफ। इन दी एंड a और b तो कांस्टेंट है, तो ये जैसे मेरा log x का ग्राफ है, ये log x का ऐसा कुछ टाइप का लुक रहता है ग्राफ का। तो इस log x के ग्राफ में log a और log b क्या रहेगा, log a और log b, y इक्वल्स टू log a और log b यहाँ पर कहीं पर होंगे। ये होगा जैसे y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 रहता है ना, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो वैसे ही रहेगा ना y इक्वल्स टू ln a। बट अब मुझे a नहीं पता है, तो हाँ, लेकिन ये पता है कि ln a पॉजिटिव है, तो y इक्वल्स टू ln a ये रहेगा और y इक्वल्स टू ln b ये रहेगा, क्योंकि ln a और ln b में ln b ऊपर है ln a से, ऐसा बताया गया है पिछले इनइक्वालिटी में यहाँ पर। और दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इसको ऊपर बना रहा हूँ। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला कर्व ने, येलो वाले कर्व ने, ये y एक्सिस के साथ मिलके और y इक्वल्स टू ln a के और ln b के साथ मिलके कितना एरिया कवर किया, ये निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकालते थे हम लोग, x dy, क्योंकि y की लोअर लिमिट पुट करूंगा मैं ln a और y की अपर लिमिट पुट करूंगा मैं ln b। ये ln a है और ये ln b है। लेकिन अब आपको पता है मैंने आपको क्या कर्व दिया था, y इक्वल्स टू ln x दिया था। तो यहां से ना आपको पहले x निकालना पड़ेगा, क्योंकि x dy होता है फॉर्मूला, वो जाएगा e की पावर में y। तो यहाँ पर ना आपको e की पावर में y पुट करना पड़ेगा। ये एक पूरा एक्चुअल मेथड है ना इस क्वेश्चन को करने में। ये ln a, ये हो गया ln b, यहाँ पर e की पावर में y dy x की जगह। अब आप इसका इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के बाद एक ये फॉर्मूला होता था हमारा, a की पावर में log n बेस a, ये होता है n। इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा आपको। इस फॉर्मूले को यूज करो तो यू विल गेट आंसर b माइनस a। पहली बात तो e की पावर में y का इंटीग्रेशन e का पावर y होता है, फिर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे और ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। a की पावर में log n बेस a n होता है, तो वो यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा b माइनस a। दैट्स इट। पार्थ आपने सेम किया था कि कुछ चेंज किया था इसमें? सेम सेम सर, पूरा सेम। ठीक है।